आइए आज हम बात करते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीए बोलते हैं। तो ये देखिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4, देखिए 3 टाइप की यहाँ पे बात की गई है। और टाइप 3 भी पहले होता था, लेकिन अब उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, इस वजह से टाइप 3 के बारे में हम नहीं पढ़ते। और शुरू शुरू में हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, ये डिस्कवरी के बेसिस पे है कि किसको पहले मेडिकल साइंस में डिस्कवर किया गया, किसको टेक्स्ट बुक में पहले लाया गया। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये क्या है कि डिस्कवर जो पहले हुआ उसको टाइप 1 बोल दिया गया, जो बाद में हो उसको टाइप 2, और जो सबसे लास्ट में हो उसको टाइप 4 बोला गया। ठीक है, तो लोकेशन या सीवियरिटी के बेस पे ऐसा कोई टाइपिंग नहीं है यहाँ पे। अक्सर ये क्या होता है कि जो टाइप 1 होता है वो हम देखते हैं हर केस में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, टाइप 1 या टाइप ए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया गया उसको टाइप ए बोल दिया गया। तो देखिए अब हम बेसिक बताएं कि इसमें आरटीए में होता क्या है। तो ये देखिए हमारा एक नेफ्रॉन हमने यहाँ बना रखा, और नेफ्रॉन का हमारा फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको रिमूव करता है, और जो चीज़ यहाँ पे फिल्टर होती है जीएफआर में, जो काम की चीज़ होती है उसको ये डिफरेंट पार्ट से एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट से एब्जॉर्व कर लेता है, और जो वेस्टेज चीज़ होती है उसको ये सीक्रेट कर देता है। तो ट्यूब्यूल का पूरा फंक्शन यही होता है। और इसमें हमको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है कि इसी ट्यूब्यूल में हमको डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, यानी जो हमारे ट्यूब्यूल के सेल्स हैं इसमें हमको कहीं ना कहीं डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, ये अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जिस वजह से हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी, यानी हमारी बॉडी में पीएच जो होगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच जब कम होगा तो हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम जो 3 टाइप की बात करने वाले हैं, तो तीनों टाइप में ना हमारा सिर्फ 2 सेल का रोल होता है, एक पीसीटी का रोल होता है और एक अल्फा इंटरक्लेटेड सेल का रोल होता है। ठीक है, तो पीसीटी का और अल्फा इंटरक्लेटेड सेल का रोल होता है। देखिए यहाँ पे देखिए हम दिखाए तीनों का, ये देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और देखिए यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बना दिए ताकि आपको और समझना आसान हो। टाइप 1 को देखिए हम ये कलर कोड दिए, टाइप 2 को देखिए ये कलर कोड दिया, और टाइप 4 को देखिए हम ये कलर कोड दिए। ठीक है, ये 4 चीज़ हुई। और देखिए सिर्फ यहाँ पे हमारे बुक में इतना बनाया गया था, और यहाँ पे देखिए ये ल्यूमन जो है ये देखिए येलो कलर से हम बना दिए, जिसमें यूरिन फ्लो होगा। ठीक है, और ये देखिए रेड कलर से हम बना दिए, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, यानी इधर से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये हमारा ल्यूमन है, और ये बीच में सेल है। ठीक है, जिस सेल में हमको परेशानी देखने को मिली है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए ये हमारा यूरिन फ्लो है, और ये हमारा सेल है, और ये देखिए हमारी ब्लड फ्लो है। ठीक है, तो ये हो गया, और यही चीज़ यहाँ पे भी है कि यूरिन फ्लो, और ये सेल है, और ये ब्लड फ्लो है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और देखिए हम यहाँ पे जो बुक में दिया गया सबसे पहले टाइप 1 दिया गया है, लेकिन हम टाइप 1 से नहीं शुरू कर रहे हैं, पीसीटी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पीसीटी से शुरू कर रहे हैं। तो पीसीटी में अगर हमको डिसफंक्शन देखने को मिला है तब हमको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए जब पीसीटी में हमको डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, तो देखिए पीसीटी का हमारा फंक्शन क्या होता है नॉर्मली, कि यहाँ से जो होता है कई चीज़ें होती हैं। हम पीसीटी के टॉपिक में बात करके आ चुके हैं, जहां पे हम नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी की बात किए। यहाँ पे हम सिर्फ वही चीज़ें बात करेंगे जो हमारे इस आरटीए से रेलिवेंट होंगी, आरटीए से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पीसीटी में बात कर रहे हैं, तो पीसीटी में हमको मालूम है कि यहाँ से हमारा जो होता है जब बाइकार्बोनेट सिक्रीट होकर आता है, तो बाइकार्बोनेट देखिए यहाँ पे देखिए इसी सेल को यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ये देखिए बाइकार्बोनेट यहाँ से आया। और देखिए बाइकार्बोनेट क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जो हमारे पीसीटी के सेल होते हैं इस पे सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से प्रोटॉन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बाइकार्बोनेट जहाँ से जीएफआर से सिक्रेट हुआ था, ये बाइंड कर लेता है इस प्रोटॉन से, और ये देखिए H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये H2CO3 देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाटर बन गया। अब ये देखिए ये जो होते हैं ये आसानी से इसमें एब्जॉर्व हो जाते हैं, और ये हमारे चले जाते हैं पीसीटी के सेल में, और पीसीटी के सेल में देखिए फिर से यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, और ये देखिए इसको H2CO3 में कन्वर्ट करता है, और फिर ये देखिए H+ का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे देखिए HCO3-। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना, और ये बाइकार्बोनेट यहाँ से एब्जॉर्व हो जाता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमारा बाइकार्बोनेट यहाँ आ जा रहा था। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा बाइकार्बोनेट यहाँ आ जा रहा था, और उसके साथ साथ सोडियम भी आ रहा था। सोडियम से हमको मतलब नहीं है, मतलब यहाँ हमारा बाइकार्बोनेट नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो गया। लेकिन अब आरटीए टाइप 2 में परेशानी क्या आती है कि हमारे पीसीटी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो पीसीटी में हमको कई वजह से परेशानी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो हम बात किए ना, यहाँ पे हमारा जो है बाइकार्बोनेट का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहाँ से ये जीएफआर से सिक्रेट होके आया, फिर यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू ऐसे ऐसे करके ये हमारे सर्कुलेशन में दोबारा चला गया। तो ये चीज़ नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ पे जो ये बाइकार्बोनेट आया, ये बाइकार्बोनेट देखिए यहाँ से ये रिएक्शन नहीं फॉलो कर पाएगा, इस वजह से ये आगे चला जाएगा यूरिन के फॉर्मेशन में, और ये जाके यहाँ से ऐसे ऐसे करके देखिए यहाँ से आगे चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाके बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा। और हमको मालूम है कि जब बाइकार्बोनेट लॉस होगा तो ये क्या है, बाइकार्बोनेट ये एल्कली है, और जब एल्कली है तो जब एल्कली लॉस होगा तो हमको
ब्लड में एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको यहाँ पे एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा आरटीए टाइप 2 में। तो देखिए आरटीए टाइप 2 में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो इसको हम प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी पीसीटी में डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखिए हमको यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिला, और इसमें होता क्या है कि डिफेक्ट इन पीसीटी HCO3 रीअब्जॉर्प्शन। तो HCO3 यानी यहाँ पे बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन में हमको डिफेक्ट देखने को मिलता है। यही चीज़ देखिए हम यहाँ पे बताया ना कि बाइकार्बोनेट हमको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पीसीटी में किसी भी डिफेक्ट की वजह से भी हम बात करते हैं, ये सारे डिफेक्ट है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो देखिए डिफेक्ट इन पीसीटी बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट इन यूरिन। अब यूरिन में बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। तो वही बताया ना कि बाइकार्बोनेट जब यहाँ से लॉस हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट कम हो गया और यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन इसके मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताएं, यही चीज़ यहाँ पे भी बता दी गई। और उसको फिर देखिए क्या है कि यूरिन की बात की जा रही है कि यूरिन में क्या होता है, यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाय अल्फा इंटरकलेटेड सेल इन कलेक्टिंग डक्ट बट नॉट इनफ टू ओवरकम बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यूरिन की बात की जा रही है कि यहाँ से अब जो यूरिन बन रहा है ना, तो नॉर्मल हमारे यूरिन का पीएच जो होता है ये 4 to 4.5 तक होता है। ठीक है, तो यानी हमारा यूरिन जो होता है नॉर्मली ये एसिडिफाई होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अब यहाँ से जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा आ रहा है ना, तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा आ रहा है, यानी यूरिन का जो पीएच 4.5 तक होना चाहिए था, बाइकार्बोनेट ज़्यादा आने की वजह से ये 4.5 से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाई अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स इन कलेक्टिंग डक्ट बट नॉट इनफ टू ओवरकम इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स क्या करते हैं कि ये प्रोटॉन का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पंप होते हैं और इस प्रोटॉन पंप के जरिए देखिए प्रोटॉन का सिक्रीशन करते हैं और ये यूरिन को एसिडिफाई करने में रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अल्फा इंटरकलेटेड सेल ये यूरिन को एसिडिफाई करते हैं। ठीक है, और जब ये यूरिन को एसिडिफाई करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे भी ये एसिडिफाई करना चाहेंगे क्योंकि हमारे अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स इसमें बिल्कुल सही है। हमको सिर्फ परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो है यहाँ पे ये चाहेंगे कि यहाँ पे H+ यानी प्रोटॉन का लॉस करके, प्रोटॉन यहाँ पे यूरिन में सिक्रेट करके यूरिन के पीएच को हम कम कर दें, यानी यूरिन को एसिडिफाई कर दें, ये करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफेक्ट होता है ना कि यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आ रहा है ना, इस बाइकार्बोनेट का यहाँ पे असर ज़्यादा देखने को मिलता है और ये H+ कुछ कंपनसेट करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं। यही इस लाइन में बताया गया कि यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाय अल्फा इंटरकलेटेड सेल इन कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन एसिडिफाई होता है अल्फा इंटरकलेटेड सेल से, बट नॉट इनफ टू ओवरकम इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का जितना एक्सक्रीशन हो रहा है उसका पूरी भरपाई नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उसको कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमको यूरिन के पीएच में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे बताएं एक चीज़ और कि बहुत सारी बुक बोलती हैं कि यूरिन के पीएच में हमको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको मैकेनिज्म बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बता दिया गया कि यूरिन में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप बताया गया और यहाँ पे देखिए हमको लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं जाना है, दोनों में आसान क्या चीज़ है देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं कि यूरिन का पीएच मोर देन 5.5 होगा व्हेन फिल्टर्ड बाय कार्बोनेट एक्सक्रीड रिजॉर्प्टिव थ्रेशोल्ड। तो देखिए इस लाइन में जो बताया गया ना कि जब शुरू में होता है ऐसा कि शुरू में यहाँ से ये पीसीटी हमारी डैमेज हुई और जब शुरू में पीसीटी डैमेज हुई तो अभी तक हमारा क्या था, पीसीटी जब तक नॉर्मल थी तब तक ब्लड का पीएच बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, तो ब्लड का पीएच नॉर्मल था, लेकिन अब शुरू में जब ये पीसीटी डैमेज हुई ना तो ब्लड का पीएच अल्टर होना शुरू हुआ और जब ब्लड का शुरू में पीएच अल्टर होना शुरू होगा ना तो अब ये अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पीएच अल्टर हुआ, ब्लड का पीएच कम हो गया। ठीक है, पीएच कम हुआ लेकिन उतना कम नहीं हुआ, बस यहाँ से अब डिफेक्ट हुआ, इस वजह से बाइकार्बोनेट जितना यहाँ से जीएफआर में आ रहा था ना मोस्टली ये चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे आ जाएगा शुरू की कंडीशन में बता रहे हैं, तो यहाँ पे जब आया अल्फा इंटरकलेटेड से कुछ प्रोटॉन सिक्रेट किए तब भी ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इस वजह से शुरू की कंडीशन में हमारे जो यूरिन का पीएच होगा ना मोर देन 5.5 होगा। बस यहाँ पे ये बताया गया है कि शुरू में हमारा यूरिन का पीएच मोर देन 5.5 होगा और फिर बाद में ना जब हमारे सीरम का कंसंट्रेशन, ठीक है, सीरम में हमारा पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा सीरम का, तो जब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो यहाँ से जो ये बाइकार्बोनेट सिक्रेट हुआ जीएफआर के थ्रू, तो जीएफआर से जो यहाँ सिक्रेट हुआ तो यहाँ पे हमारे सीरम में ना बहुत कम अब बाइकार्बोनेट बचा और जब बहुत कम बचा ना तो यहाँ से अगरचे कुछ डिफेक्ट है हमारी पीसीटी में, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से जो बाइकार्बोनेट सिक्रेट हुआ था ये एब्जॉर्ब होगा।
इस वजह से लेट स्टेज में ना तो यहाँ से ज़्यादा सीक्रेट जो हुआ उसमें से मोस्टली यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, इस वजह से ग्रेडियंट ज़्यादा बन जाता है। इस वजह से डिफेक्टिव पीसीटी से भी कुछ बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब कुछ बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाता है तो अब इधर आगे कम जाएगा, और जब आगे कम जाएगा और यहाँ पे कम पहुँचा और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स यहाँ पे कंपनसेट करती हैं प्रोटॉन सीक्रेट करके, तो इस वजह से लेट स्टेज में क्या होता है कि इधर से बाइकार्बोनेट कम आया और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स यहाँ पे कंपनसेट करना चाहती हैं, तो लेट स्टेज में हमको पीएच जो होता है ना ये 5.5 से कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए फर्क समझ में आया। तो ये चीज़ हुई कि जब शुरू की स्टेज होती है तो शुरू की स्टेज में यहाँ से जितने बाइकार्बोनेट सिक्रेट हुए वो सारे इधर आ जाते हैं। इस वजह से शुरू में पीएच जो होता है 5.5 से ज़्यादा होता है, लेकिन लेट में क्या होता है, लेट स्टेज में जब सीरम का पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी सीरम में बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस डिफेक्टिव पीसीटी से भी बाइकार्बोनेट यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ पे कम आते हैं, जिसकी वजह से बाद में इसका पीएच जो होता है यूरिन का ये 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया। तो इस लाइन में हम यही चीज़ को किया। अब यहाँ पे वर्ड से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो हम बताए यही बिल्कुल पूरा कंक्लूजन है इसका। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम कॉजेज की बात कर लें पहले। तो देखिए कॉजेज में हमको क्या है, फनकोनी सिंड्रोम। फनकोनी सिंड्रोम हम बात करके आए कि यहाँ पे हमको जनरलाइज्ड पीसीटी का डिफेक्ट देखने को मिलता है, और मल्टीपल माइलोमा, देखिए मल्टीपल माइलोमा भी ये फनकोनी सिंड्रोम कॉज करता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो देखिए इसको इनहिबिट कर देंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, इस वजह से ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, इस वजह से ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये इसके कॉज हो गए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स का चांस हमको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बताएं कि पूरे इसमें है ना, पूरे ट्यूब्यूल्स में हम बात करें तो फॉस्फेट हमारा सिर्फ पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है और कहीं से भी नहीं एब्जॉर्ब होता है। तो फॉस्फेट हमारा खाली पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है। अब जब फॉस्फेट यहाँ से नहीं एब्जॉर्ब हो गया, यानी हमको पीसीटी का डिफेक्ट देखने को मिला, जैसे फनकोनी सिंड्रोम हुआ या कुछ भी। ठीक है, जितनी हम बात किए खासतौर से फनकोनी सिंड्रोम की जनरलाइज पीसीटी का डिफेक्ट है, तो यहाँ से फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब फॉस्फेट यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ और पूरी ट्यूब्यूल में कहीं से एब्जॉर्ब होने का चांस भी नहीं है, यहीं से एब्जॉर्ब होना तो नहीं हुआ, तो फॉस्फेट लॉस हो जाएगा। इसी वजह से हमको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आरटीए टाइप 2 में हमको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स देखने को मिलता है। और ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि फनकोनी सिंड्रोम, ठीक है, फनकोनी सिंड्रोम जनरलाइज्ड पीसीटी का डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से बोन का डिमिनरलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से इसको हम हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स बोले। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एसोसिएशन हो गया। और यहाँ पे देखिए सीरम पोटेशियम की हम बात करें ना, तो सीरम पोटेशियम ये कम हो जाएगा। और सीरम पोटेशियम कम क्यों होगा, देखिए हम बता दें कि यहाँ से देखिए पीसीटी का जनरलाइज्ड डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, और हमको मालूम है कि लगभग 65% सोडियम जो होता है हमारा ये पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। अब पीसीटी से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब ये सोडियम यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, इस प्रिंसिपल सेल पे हमारे इनएक्ट चैनल प्रेजेंट होते हैं, इनएक्ट चैनल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे देखिए पोटेशियम लॉस होता है। ठीक है, तो जब यहाँ इनएक्ट चैनल से सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होते हैं, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करते हैं, इधर से सोडियम को सक कर लेते हैं और पोटेशियम का ये लॉस करा देते हैं। तो पोटेशियम यहाँ पे हमको यूरिन में लॉस देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको सीरम पोटेशियम जो है ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ थी, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसको हम आरटीए टाइप 2 बोलते हैं। ठीक है, तो आरटीए टाइप 2 में सिर्फ हमको यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उस वजह से हमको ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। और ये वाली लाइन हम बिल्कुल आसान कर दे रहे हैं कि जब शुरू की स्टेज होती है उसमें हमारा बाइकार्बोनेट जितना यहाँ जीएफआर में फिल्टर होता है पूरा इधर चला जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमको ज़्यादा बाइकार्बोनेट देखने की वजह से पीएच 5.5 से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लेट स्टेज में क्या होता है कि हमारा सीरम का पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ से जो बाइकार्बोनेट सीक्रेट हुआ वो कुछ ना कुछ यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से इधर शुरू के मुकाबले कम आता है बाइकार्बोनेट। इस वजह से इस कंडीशन में, लेट कंडीशन में 5.5 से कम हमको पीएच देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है, और वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद अब हम बात करते हैं आरटीए टाइप 1 की।